Hello students, this is Vanshika Agrawal and you are watching lecture number 3 of our chapter number 1 matter in our surroundings. हम लोग क्लास 9 साइंस सीबीएसई का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। हमने 2 लेक्चर्स में उसके प्रीवियस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 3 में कुछ नए और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने न्यू टॉपिक्स की तरफ जाएं उससे पहले ज़रूरी है कि हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था उसका बहुत स्पीडली रैपिडली हम उसका रिकॉल ले लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड वो प्रॉपर्टी है मैटर की जिसके पास सबसे ज़्यादा इंटर अट्रैक्शन फोर्स उसका स्ट्रॉन्ग होता है, सारे पार्टिकल्स आपस में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। दूसरी बात, वो लोग फ्लो नहीं कर सकते हैं, सॉलिड के पास फ्लूइडिटी नहीं होती, ना ही वो कंप्रेसिबल है। सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स में हमने पढ़ा था कि उनके पास फ्लूइडिटी होती है, वो फ्लो कर सकते हैं, उनकी कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से हाई होती है, उनका डेफिनेट शेप नहीं होता लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। गैसेस के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर इंटर अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होता है, पार्टिकल सबसे ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है, ये बिल्कुल इनके पास रिजिडिटी नहीं होती है एंड दे कैन फ्लो, वो फ्लो भी कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। आज हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत एक बहुत ही अमेजिंग और न्यू टॉपिक से करने वाले हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज भी कर सकता है? आज हम इसी टॉपिक पर अपना डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले ज़रूरी है आप सब लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। जो भी पॉइंट्स आपको लगें कि ये इम्पॉर्टेंट है आप उन लोग को मार्क कीजिए, जिससे जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज करने बैठेंगे तो उन पॉइंट्स के थ्रू पूरा चैप्टर बहुत ईजिली समराइज हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स रीड अवर नेक्स्ट टॉपिक्स। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? हमने अपने ऑब्जर्वेशन से देखा था कि वाटर को जब हम बॉयल करेंगे तो वाटर वेपर स्टेट में चला जाएगा। हम नॉर्मली देखते हैं कि अगर हम वाटर को, गैस स्टोव या वाटर को अगर हम हीट देते हैं तो उसमें से वेपर्स निकलने लगती हैं एंड जब हम उसी वाटर को अपने रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो वाटर फ्रीज़ होके क्या बन जाता है? आइस बन जाता है। मतलब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वाटर अपनी स्टेट्स को चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है? वाटर क्या है? लिक्विड। व्हाट इज़ वाटर? वाटर इज़ अ लिक्विड। When this water is kept into the refrigerator then it freezes into ice. ये वाटर आइस बन गया, यानी कि वाटर लिक्विड था और आइस क्या है? सॉलिड है। तो वाटर की स्टेट चेंज हुई ना, फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। तो कैसे चेंज हुई उसकी? जब हमने उसको रेफ्रिजरेटर में रखा, उसको ठंडा किया पानी को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्रॉम वाटर टू आइस, इट मीन्स फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, यानी कि यहाँ पे स्टेट्स चेंज हो रही हैं, लिक्विड से सॉलिड में जा रही है। इन द सेम मैनर जब हम वाटर को बॉईल करेंगे तो वाटर वेपर्स में चेंज होने लगता है, भाप निकलने लगती है, तो वेपर्स क्या हो गई? गैसियस स्टेट हो गई। तो यहाँ पे भी वाटर की स्टेट चेंज हुई। हाउ इट इज़ चेंज? इट इज़ फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस, लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज हुई। ये चीज़ हमको समझ में आ गई कि हाँ, ये एक लिविंग प्रूफ है कि मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है एंड वी कैन ईजिली अंडर दिस विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल दैट वाटर is changes into the ice if we freezes it, then such that liquid changes into solid, and if we boils the water then it converts into vapor such that the liquid changes into gaseous form. सेम यही प्रोसेस हो गई। अब हमें इसके आगे का पढ़ना है। आगे ये है कि हमने क्या देखा कि जब भी हमने सॉलिड्स के टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करें तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। The energy possessed by the particles when they move, such energy is known as the kinetic energy. उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। ये काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो गई? जब भी कोई पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो उस टाइम उनके पास जो एनर्जी होगी उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट इफ़ विंड इज़ ब्लोइंग, अगर हवा बह रही है तो उसका मोशन हो रहा है ना, वो हवा क्या है? जो विंड है वो मोशन कर रही है, तो उस टाइम उसके पास जो एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। इन द सेम मैनर जब वाटर फ्लो कर रहा है तो वो उसकी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी हो गई। जब भी कोई चीज़ मोशन कर रही होती है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। आई थिंक आप सब लोग को ये समझ में आ गया होगा कि हम काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं। अब हमारा टॉपिक ये है कि जैसे हम सॉलिड के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है।
नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ इट इज़ हैपनिंग, ये हो कैसे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉलिड का टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया, सॉलिड का टेम्परेचर हमें इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ हमने कैसे किया, आइस को हमने कहाँ रखा, आइस को हमने रेफ्रिजरेटर से निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख दिया। रेफ्रिजरेटर से निकाल दिया मतलब रेफ्रिजरेटर में कैसा इन्वायरमेंट होगा, ठंडा इन्वायरमेंट होगा, तभी तो वो वाटर फ्रीज़ होकर आइस बन रहा है। अब हमने उसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया, बाहर निकाल दिया, किचन में, रूम में, आपको जहाँ भी रखना है, मतलब उसको आपने रेफ्रिजरेटर से निकाल दिया। तो आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे कि जो रूम में आपके आसपास जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। किस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, रेफ्रिजरेटर में ठंडा टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग आपका रूम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वहाँ पर हीट ज़्यादा होगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉलिड था, आइस क्या है, सॉलिड है। आइस, व्हाट इज़ आइस, आइस इज़ अ फॉर्म ऑफ सॉलिड, आइस सॉलिड है। सॉलिड के पास हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं। जैसे ही पार्टिकल्स की स्पीड, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, आइस को हमने रूम टेम्परेचर पे रखा, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने लगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ये है सॉलिड, ठीक है, व्हाट इज़ इट, इट इज़ सॉलिड, अज्यूम इट एज आइस, इसको हम आइस मान सकते हैं। अब जैसे हमने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा, ये अभी रेफ्रिजरेटर में थी, जब हमने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा, इफ़ वी केप्ट इट रूम, अगर हमने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा तो क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से थोड़े से दूर दूर जा रहे हैं। इनके बीच में ऑटोमेटिकली, इनके बीच में यहाँ जो जितनी भी स्पेस थी, ये सब एक दूसरे को क्या करें, रिपेल करें, इन सब के बीच में स्पेस आ रही है। यानी कि पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो टूट रहा है धीरे धीरे। वो कैसे टूट रहा है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हमको दिख रहे हैं, इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इनकी उनके मोशन की स्पीड जो है वो बढ़ रही है, तो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स टूट रहा है और पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा सा दूर दूर जाते जा रहे हैं। तो इन दिस वे वो किस फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, वो सॉलिड से तो वो चेंज हो रहे हैं। अब हमें ये फाइंड आउट करना है वो लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, गैसियस में चेंज हो रहे हैं। अगर हमने इनकी स्पीड को बहुत इंक्रीज़ कर दिया तो ये गैसियस फॉर्म में चला जाएंगे। नॉर्मल रखा हमने तो लिक्विड, नॉर्मल कैसे रखा, आइस को बाहर निकाल के रख दो रूम टेम्परेचर पे, आइस मेल्ट होने लगती है, वाटर बन जाता है, तो वो हो गया, हमने उसकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ की, काइनेटिक एनर्जी हमने थोड़ी सी इंक्रीज़ की, तो वो लिक्विड बन गया। अब हमने इनकी स्पीड्स को और इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि हमने और हीट देने लगे। हीट, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का मतलब है आपने उसको हीट ज़्यादा किया। अब जैसे आप लिक्विड को ज़्यादा हीट करने लगे तो पार्टिकल्स और दूर दूर जाते गए, और जितनी दूर वो जाएंगे उतने ही ज़्यादा उनकी फॉर्म चेंज होगी, तो वो गैसियस स्टेट में चेंज हो गए। तो व्हाट वी कंक्लूडेड दैट इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती जाती है और वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं। जैसे ही वो वाइब्रेट करने लगते हैं तो जो एनर्जी हम उनको दे रहे हैं, यानी कि जब हमने वाटर को बॉईल किया तो वाटर को हम बॉईल करें तो उसको हीट दे रहे हैं, तो उस हीट की हेल्प से क्या हो रहा है, ये सपोज दैट हम वाटर को हीट दे रहे हैं, तो उस हीट की हेल्प से जो पास ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, वो एक दूसरे से क्या होते जा रहे हैं, जैसे हमने हीट किया उनको, हीट करने के बाद क्या हो रहा है, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो फॉर्म, मैटर की फॉर्म जो है वो चेंज हो रही है और वो अपनी स्पीड, पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी प्लेस से हट रहे हैं और वो और दूर जाते जा रहे हैं। फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाएगा, वो लिक्विड चेंज हो जाएगा। क्या हुआ इसमें, हमने टेम्परेचर दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पार्टिकल्स की सब एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं, जो हम उनको हीट दे रहे हैं उसकी वजह से उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो टूटता जा रहा है और वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे सॉलिड मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर सॉलिड मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर हमसे पूछा जाए डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट, सो व्हाट विल आवर आंसर, हम आंसर क्या करेंगे उनको,
द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसको हम मेल्टिंग पॉइंट देंगे। अब ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा सॉलिड का, उसी से यही पता चलता है कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लग रहा है। एक चीज़ और रिमेंबर रखने की है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.16 केल्विन। आइस जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होता है वो 273.16 केल्विन है। दूसरी चीज़, जो मेल्टिंग है, जो प्रोसेस हो रही है, इसका दूसरा नाम है फ्यूज़न। चेंज ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड स्टेट, चेंज ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड स्टेट, जब भी सॉलिड चेंज हो रहा है और वो लिक्विड में जा रहा है, उसको हमने क्या बोला, उसको हम फ्यूज़न बोलते हैं। When the solid changes into the liquid state, that this process is known as fusion. It is also known as melting, but more probably we called it fusion. इसे हम fusion बोलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि सॉलिड तो मेल्ट हो गया, सॉलिड को मतलब उसको हीट मिली तो वो मेल्ट होकर लिक्विड चेंज हो गया, लिक्विड को हीट मिली तो वो गैसियस में चला गया। लेकिन ये हीट जा कहाँ रही है, ये हीट जा कहाँ रही है, ये हीट से हमको ये पता चल रहा है कि उनके बीच का फोर्स जो है वो टूट रहा है। लेकिन वेयर डज दिस हीट गो, ये हीट जा कहाँ रही है, हमें इस बात का आंसर ढूंढना है। तो हमने देखा क्या है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट आइस मेल्ट हो जाती है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, हम कंटिन्यू हीट करते रहते हैं बीकर को। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम वाटर को बॉईल करें तो वो वेपर में चेंज हो रहा है, और एक ऐसा टाइम भी आता है कि वाटर में जिस बीकर में हम उसको गर्म करें वो बीकर भी गर्म होने लगता है। मतलब वाटर तो गर्म हो ही रहा है, बीकर संग में उसके गर्म होता जा रहा है। तो ये जो हीट जो वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो हीट उन्हें हम दे रहे हैं, उस हीट से क्या हो रहा है, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है वो टूट रहा है। इस वजह से हीट एनर्जी जो है, हीट एनर्जी, ये सारी हीट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, आइस एब्जॉर्ब कर दी, उसे हमने सॉलिड माना। प्लस ये हीट आइस एब्जॉर्ब करेगी जिससे वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए, और ये हीट अब जा कर रही है, ये जो हीट है अब वो छुप जाती है बीकर के कंटेंट्स में, बीकर के कंटेंट्स में जाके ये हीट जो है वो छुप जाती है, और इसी को हम नेम देते हैं लेटेंट हीट। इट इज़ नोन एज लेटेंट हीट। उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। व्हाट इज़ लेटेंट हीट? द हीट विच इज़ हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर व्हेन वी गिव टेम्परेचर टू द आइस। जब हम आइस को टेम्परेचर देते हैं, जो हीट बीकर में जाके छुप जाती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब भी यही होता है, हिडन, जो चीज़ छुप जाती है। अब द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। अब द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मतलब 1 ग्राम सॉलिड को हमें लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब फ्यूज़न का मतलब क्या पढ़ा था हमने, चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज़ नोन एज फ्यूज़न। व्हाट इज़ लेटेंट हीट? द हीट विच इज़ गेट हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर, इट इज़ नोन एज लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होगा, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है और जो हीट जो है वो बीकर में जाके छुप रही है उसके दौरान, उस प्रोसेस को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। मतलब 1 ग्राम सॉलिड को एक ग्राम सॉलिड को चेंज करना है लिक्विड में, तो उसके लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है उसको हमने क्या नेम दिया है, उसका नाम होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। वाटर के जो पार्टिकल्स हो रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी पार्टिकल्स के पास कब होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब जब भी हम, अब सपोज़ करो, ये हमने आइस के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, अगर हम वाटर को हीट करेंगे तो पार्टिकल्स और तेज़ी से मूव करने लगेंगे। फिर एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी आएगी कि वो अपने बीच के सारे अट्रैक्शन के फोर्सेस को तोड़ देंगे और वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में पहुंच जाएंगे। तो टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयल हो रहा है, गैस फॉर्म में जा रहा है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या था, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म द लिक्विड इज नोन एज melting point, and this process is known as fusion. अब the temperature at which liquid changes into the gaseous form, this temperature is known as the boiling point. उस temperature को हम क्या बोलेंगे, उस temperature को हम boiling point बोलेंगे। कब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एक चीज़ और याद रखने की है कि बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमेना होता है। ये जो पूरी प्रोसेस है वो अंदर होती है, हमें दिखाई नहीं देती, मतलब पार्टिकल्स के अंदर जाके प्रोसेस होती है। दूसरी चीज़ ये है कि पार्टिकल्स जो हैं वो अंदर जो गैस के फॉर्म में जो पार्टिकल्स होंगे उन्हें एनर्जी मिल जाएगी बहुत तेज़ी से, तो लिक्विड के पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी और वो वेपर स्टेट में जाके चेंज हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ दैट कि हम टेम्परेचर को केल्विन में कैसे चेंज करना है।
और टेम्परेचर केल्विन से सेल्सियस में कैसे चेंज करना है। ये नीचे पॉइंट भी लिखा हुआ है कि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट याद रखना केल्विन होती है। और जो हमने पढ़ा था कि आइस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ कॉल्ड 273.16 केल्विन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमें ये पढ़ना है कि हम सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाएंगे और केल्विन से सेल्सियस में कैसे जाएंगे। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है, जब हमें केल्विन से सेल्सियस में जाना होता है तो हम 273 को उसमें से माइनस कर देते हैं। कब? जब हमें केल्विन से सेल्सियस में जाना होगा। व्हेन वी हैव टू गो, मतलब कोई भी टेम्परेचर दिया है उसको हमें केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है तो -273 करना है। सपोज़ अगर मुझे 373 केल्विन है, उसको अगर मुझे चेंज करना है सेल्सियस में, तो मैं क्या करूँगी, 373 - 273, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 100 डिग्री सी। ये हो गया चेंज। केल्विन से सेल्सियस में चेंज करने का ऑप्शन क्या है, जो टेम्परेचर दिया है उसमें से 273 को माइनस कर दो तो सेल्सियस बन जाएगा। अब अगर हमसे बोला जाए कि हमें सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है, तो सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करेंगे हम, तो ये इसी कॉन्सेप्ट को हम रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कैसे करेंगे, अब हम प्लस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे 373 + 273, तो कितना आएगा ये 656। कितना आएगा आंसर हमारा, सॉरी गलत हो गया ये। अगर हम 373 + 273 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 और 3 6, 7 और 7 14, 1 ऊपर गया, 5 और 6 646 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर आएगा। तो क्या कॉन्सेप्ट है, केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है तो -273 और सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो +273। अब हमने ये पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट, हमने पढ़ ही लिया था बॉइलिंग पॉइंट क्या कहते हैं हम इसको। तो अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में ये होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज, लिक्विड को चेंज करने के लिए हमें लिक्विड को 1 लीटर लिक्विड को अगर हमें गैसियस फॉर्म में चेंज करना है तो उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और जैसे चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज वेपोराइजेशन, उसको हम वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो हमें क्या पता चला कि मैटर को हम मैटर की एक स्टेट से हम दूसरी मैटर की स्टेट में कैसे जाएंगे, टेम्परेचर की हेल्प से हम जा सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा है कि हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंसेज हैं वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कैसे चेंज होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हीट के थ्रू चेंजेस होंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं बिना लिक्विड में किए। अभी हमने क्या देखा कि आइस से वो पहले वाटर बनेगा, वाटर से फिर स्टीम बन रहा है, मतलब आइस से डायरेक्टली स्टीम नहीं बन रहा था, पहले वो वाटर बना फिर स्टीम बना। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से चेंज होके गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले। एक एक्सपेरिमेंट दिया है अमोनियम क्लोराइड दिया है, अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स इसमें दिए हुए हैं। ये एक एपरेटस दिया है ट्राइपॉड, उसके ऊपर हमने फनल लगा दिया, अमोनियम क्लोराइड लगा दिया। इससे क्या होगा कि इन सब्सटेंसेस को सब्लाइम सब्सटेंस बोलते हैं। एक ऐसे सब्सटेंस जो बहुत तेज़ी से इवेपोरेट हो जाते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म में चल जाते हैं, उन सब्सटेंस को सब्लाइम सब्सटेंस बोलते हैं और ये प्रोसेस सब्लिमेशन होती है। ये देखो, अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। मतलब एक ऐसी स्टेट जिसमें सब्सटेंसेस जो हैं वो सॉलिड से गैस में चले जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। और सेम वाइस वर्सा का मतलब अगर वो लिक्विड मतलब वो सॉलिड से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, उन्हें सब्लिमेशन। और अगर वो गैसियस से सॉलिड में चले जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, तो उस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। द सेम प्रोसेस इज़ नोन एज सब्लिमेशन। अब अगला पॉइंट है कि प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। प्रेशर का भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों पे। कैसे, अब हम कैसे समझेंगे
ध्यान रखना कि जब हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज़ करना है और टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देंगे तो गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं। गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का नाम सुना होगा। CO2 को हम हाई प्रेशर पे रखते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है। कब? जब हमने उसका प्रेशर को क्या कर दिया, प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया तो सॉलिड CO2 किस में चेंज हो गई, गैसियस टेम्परेचर में चेंज हो गई। मतलब ये सब्लिमेशन ही तो हो रहा है जहाँ पे सॉलिड जो है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो गई जब हमने उसका प्रेशर कम कर दिया, यानी कि बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ। और यही रीज़न है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर की मदद से हम मैटर की स्टेट डिटरमाइन कर सकते हैं। टेम्परेचर हमने पढ़ा था, प्रेशर हमने देख ही लिया। प्रेशर का ऊपर एक डायग्राम भी बनाया। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, प्रेशर को अप्लाई करने से क्या होता है, पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के बहुत पास पास आते हैं। सपोज दैट कि गैस है, गैस पे अगर हमने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, देखो अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं। जैसे टेम्परेचर दिया सॉलिड को तो पार्टिकल्स दूर गए, लिक्विड बना, और टेम्परेचर दिया पार्टिकल्स दूर गए तो गैस बना। लेकिन अगर हमने उन पे प्रेशर लगाया, जैसे अगर हमने गैस पे प्रेशर लगाया तो पार्टिकल्स पास में आ गए तो लिक्विड में चेंज हो गए। अगर हमने लिक्विड पे प्रेशर लगाया तो पार्टिकल्स पास में आ गए तो सॉलिड पर चले गए। तो हमें क्या पता चला कि टेम्परेचर प्रेशर की मदद से हम स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। सॉलिड इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू गैस, ये गैस इंटू लिक्विड, गैस और लिक्विड इंटू सॉलिड, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। किसकी मदद से? प्रेशर और टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, और अगर प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे के और पास पास आएंगे। ये पूरा जो टॉपिक था वो आज हमने कवर कर लिया, फैक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें लिखा भी हुआ है सॉलिड से लिक्विड में जाने की प्रोसेस जो होती है वो फ्यूज़न होती है, अभी हमने पढ़ा। लिक्विड से गैस में जाना है तो वेपोराइजेशन। अगर हम डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जाते हैं तो सब्लिमेशन, फ्रॉम गैस इनटू सॉलिड तो सब्लिमेशन। दूसरी चीज़ थी, अगर हम लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो वो प्रोसेस होती है सॉलिडिफिकेशन। गैस से अगर हम लिक्विड में जाते हैं तो वो पूरी प्रोसेस क्या होती है, कंडेंसेशन होती है। अब आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने बताया केल्विन से सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं, सेल्सियस से केल्विन में। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये सबके लिए कंपलसरी है, उससे आपको पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा और आपको लगा हो कि आपके लिए यूज़फुल है और आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे पता चले कि मैं जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ वो आप तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे मैं डेली जो भी वीडियोस डालती रहें आपको उसके पास सारी अपडेट्स आपके पास आती रहें। कहीं भी आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको सारे वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, सब लोग मुझे आंसर्स कमेंट करेंगे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना, जिससे उन तक भी नॉलेज पहुँचे और उन लोगों को भी अपना कोर्स समझने में और हेल्प हो। ओके देन, so we will meet you in our next video. Till then, take care. Bye.